नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश मराठी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और भारत को भौतिक आधार पर हमने लगभग 6 भागों में बांटा हुआ था, 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड पॉइंट हमने लिया था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा हम लोगों ने देखा था तट एवं तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, फिर हमने देखे द्वीप एवं द्वीप समूह और लास्ट हो जाता है मरुस्थल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान को डिस्कस कर चुके हैं, सही है। उसमें हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में पूरे हिमालय का वर्णन किया हुआ था और उत्तर के विशाल मैदान में हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज के मैदान का हमने पूरा देखा हुआ था, सही है। आज देखते हैं दोस्तों हम तट एवं तटीय प्रदेश में। तो दोस्तों, अगर हम तट एवं तटीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 तट नजर आती है भारत में। एक होता है पूर्वी तट, ये वाला, ये कहलाता है पूर्वी तट, और सेकंड होता है पश्चिमी तट। आप याद रखें, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। यहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहे, तो आप लोग इसे बिल्कुल गौर से देखें और बड़ा महत्वपूर्ण भाग है ये, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पूर्वी तट की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूर्वी तट, पूर्वी तट, सही है। यहां से दोस्तों फैक्ट बहुत आता है, इस पोर्शन से तट एवं तटीय प्रदेश से फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा का तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, यहां तक का जो तट कहलाता है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। फिर दूसरा देखें कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा तक का तट, डेल्टा तक का तट कहलाता है गोलकुंडा। याद रखें आप, गोलकुंडा, ठीक है। और गोदावरी डेल्टा से लगभग पश्चिम बंगाल तक का तट, ये तट कहलाता है, गोदावरी डेल्टा से पश्चिम बंगाल तक का पूरा तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। अभी इसे अगर हम यहां पर देखते हैं, मैंने एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है, यहां पर कन्याकुमारी से अगर मैं देखता हूं, कन्याकुमारी से लगभग ये कृष्णा डेल्टा तक का है, सही है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल, याद रखें आप। फिर कन्याकुमारी से कृष्णा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, ये कहलाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट जो कहलाता है वो कहलाएगा गोलकुंडा, गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से यहाँ ये पश्चिम बंगाल तक का पूरा तट ये कहलाता है, ये कहलाता है आपका उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। याद रखेंगे 3 तट है। पहला हमने देखा हुआ है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरोमंडल तट। दूसरा है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट। और तीसरा है गोदावरी डेल्टा से पश्चिम बंगाल के पूरा ऊपर तक का तट कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। दोस्तों, कई बार तट तो अभी हमने देख ली, कहां से कहां तक का कौन सा तट कहलाता है, लेकिन एक प्रश्न फिर यहां से बनता है कि जो पूर्वी तट है इन पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सी, और यहां से अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिए हुए हैं पूर्व में तो आपको अनुमान रहता है कि यहां से प्रश्न लगभग आता ही है, तो आप इसे विशेष रूप से समझते हुए चलें। ये हो गए पूर्व तट के पूर्व की ओर के पूरे तट। अब इन पर स्थित अगर मैं बंदरगाह की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर हम देखें पश्चिम बंगाल, ऊपर से शुरुआत करते हैं, पश्चिम बंगाल। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह, सही है।
फिर पश्चिम बंगाल से हम जैसे ही नीचे की ओर चलते हैं तो आता है आपको उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा में जो तट है बहुत महत्वपूर्ण है, पारादीप। पारादीप बंदरगाह, ये क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह सही है, जहां से जल माध्यम से जहाजों, बड़े बड़े जहाजों से यातायात का काम होता है। ठीक है, विदेशों से जो सामान रहते हैं उन्हें मंगाए और भेजे जाते हैं, आयात निर्यात का काम किया जाता है, ये बंदरगाह कहलाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है पूर्वी तट पर, वो है कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। उड़ीसा में जो बंदरगाह है वो है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, प्रदेश ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम है ना, बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, फिर अगला अगर हम देखते हैं तो चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई में दोस्तों दो बंदरगाह हैं, चेन्नई वाले तट पर दो बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन और एक एन्नोर। तूतीकोरिन और एक हो जाता है एन्नोर। एन्नोर, अभी एक प्रश्न फिर बन सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह रखा गया है। क्या रखा गया है? कामराज। तो ये आप याद रखें, एन्नोर का नाम बदलकर रखा गया है कामराज बंदरगाह। क्लियर है? तो हमने अभी देखा हुआ है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और पूर्वी तटों के नाम, जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल, याद रखें, बार बार याद रखें इन्हें। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोलकोंडा तट, गोदावरी डेल्टा से पश्चिम बंगाल उत्तरी सरकार तट, और इस पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में हो जाता है कलकत्ता बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप, ये याद रखें, इस टाइप से बहुत याद आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है पारादीप। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में अगर मैं बंदरगाह का बात करूं तो कलकत्ता सबको रटा हुआ पड़ेगा, तो प्रश्न आने ना आने से कोई ज्यादा विशेष कठिनाई नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। प्रश्न वहां से आता है जहां आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। सही है, जैसे उड़ीसा में पारादीप, कहीं से कहीं तक दोनों की लिंक नहीं है, तो आप याद रखें। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम बंदरगाह है, चेन्नई में तूतीकोरिन, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। एन्नोर पर आ चुका है, एन्नोर जिसका नाम बदलकर रखा गया है कामराज बंदरगाह। क्लियर है? तो ये है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और तट। अभी हम देखते हैं पश्चिमी तट की बात करते हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास में दो प्रकार के तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो जब पश्चिमी तट की बात करेंगे, पश्चिमी तट, तो सबसे पहले देखते हैं हम इन पर स्थित जो तट हैं वो कौन कौन से। सही है, तो पहला देखें गुजरात से गोवा, गुजरात से लेकर के गोवा, गुजरात से लेकर के गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट। याद रखिए आप, कोंकण, ये कोंकण ढेरों बार आया हुआ है, कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा देखें गोवा से मंगलुरु, गोवा से लेकर के मंगलुरु, गोवा से मंगलुरु तक का तट जो है ये कहलाता है केनरा तट। केनरा, केनरा तट। और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट। याद रखें आप, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट। तो हमने देखा 3 तट तो पूर्व की तरफ आए और 3 तट हमने देखे पश्चिम की तरफ। सही है, अगर हम इन्हें मैपिंग करके देखते हैं तो गोवा, गुजरात से लेकर के और कुछ गोवा तक का तट कहलाया है कौन सा? कोंकण, कोंकण तट। फिर
यहाँ गोवा से लेकर मंगलुरु तक का तट कहलाया है केनरा तट, और मंगलुरु से यहाँ कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट सही है। तो 3 तट हमने पूर्व की तरफ देखे और 3 तट हमने देखे पश्चिम की तरफ। क्लियर रहेगा। अभी बात आती है फिर, जैसे कि हमने पूर्व की तटों पर देखे थे कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से थे, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं पश्चिमी तट जो है इन पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं गुजरात राज्य का बंदरगाह, गुजरात, तो गुजरात में जो बंदरगाह है इसका नाम है कांडला बंदरगाह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार देखने को मिला हुआ है। सीधा प्रश्न आता है कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है, या फिर राज्यवार पूछेगा तो आ जाता है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। क्लियर है। अधिकतर देखने को मिला है सीधा सीधा पूछा है कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो 4 राज्यों के नाम देता है वो, और आपको एक सही नाम बताना होता है। ये इसका सही आंसर हो जाता है गुजरात, कांडला बंदरगाह गुजरात। फिर देखते हैं मुंबई। दोस्तों मुंबई की बात करूं तो यहां पर 2 बंदरगाह के नाम आते हैं। सॉरी, मुंबई को न लेते हुए हम कहते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई शहर है और महाराष्ट्र जो कि है राज्य। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह आएंगे। एक तो आ जाता है मुंबई बंदरगाह जो बहुत प्राचीन है, पुराना बंदरगाह माना गया है भारत में, सही है। और दूसरा आ जाता है न्यावा शोवा। याद रखेंगे, पहला हो जाता है महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, दूसरा हो जाता है न्यावा शोवा बंदरगाह। 2 बंदरगाह हो जाते हैं महाराष्ट्र में। तीसरा अगर हम देखते हैं गोवा, तो गोवा में आ जाता है मारमा गोवा, ठीक है। गुजरात में कांडला। फिर हमने देखा महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई और न्यावा शोवा। फिर देखते हैं गोवा में एक है मारमा गोवा। तो मारमा गोवा बिल्कुल सरल है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है ना। तो गोवा में कौन सा है, मारमा गोवा। फिर हम देखते हैं अगला राज्य देखते हैं कर्नाटक। यहां पर होता है बंगलुरु, कर्नाटक में है, सॉरी मंगलुरु बंदरगाह का नाम है ये मंगलुरु। और लास्ट होता है केरल में कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा है, गुजरात में बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में है 2 बंदरगाह मुंबई और न्यावा शोवा। अधिकतर अगर पेपर में आने की बात रहेगी तो महाराष्ट्र से न्यावा शोवा आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर मुंबई सब जानते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं मुंबई के बारे में, है ना। फिर गोवा का मारमा गोवा, ये भी बड़ा सरल है, तो इसे भी देने का कोई चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कर्नाटक में है मंगलुरु, केरल में है कोच्चि। ये थे पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाह। हमने 2 तट देखे हुए हैं, पूर्वी तट और एक और देखा हुआ है पश्चिमी तट। क्लियर है। पर देखते हैं हम दोस्तों, अगला जो भौतिक स्वरूप का पॉइंट होता है, ये था आपका तट एवं तटीय प्रदेश। तो अगला भौतिक स्वरूप अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। एक हमारा भाग छूट रहा है प्रायद्वीपीय पठार, चूंकि क्या तटीय एवं तटीय प्रदेश से ही जुड़े माने, याद कर लेते हैं हम द्वीप एवं द्वीप समूह को। तो अगला हम ले लेते हैं चौथा पॉइंट, द्वीप एवं द्वीप समूह। यहां अगर हम द्वीप एवं द्वीप समूह की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण द्वीप एवं द्वीप समूह हमारे सामने रहते हैं। पहला होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा होता है लक्षद्वीप। पहला अंडमान निकोबार। दोस्तों अंडमान निकोबार, यहां से अभी हालात जो है, यहां से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कारण है, आपने पहले पढ़ा होगा विगत जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी के समय, तो आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।
राइट। लेकिन अभी नहीं है दोस्तों। जब जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और इसी के साथ ही अंडमान निकोबार, जिसे आप पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश मानते थे, अब वो दर्जा अंडमान निकोबार को नहीं है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू कश्मीर। तो आपको ये याद रहना पड़ेगा। और क्लियर है? तो यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों इसमें लगभग 247 द्वीप है, 247 द्वीप है। छोटे छोटे द्वीप रहते हैं जिन्हें आप टापू कहते हैं, पूरा समुद्र पर बसा हुआ है, छोटे छोटे द्वीप है 247, जिनमें अंडमान में आ जाते हैं कुछ 228 द्वीप समथिंग, और शेष जो द्वीप बचते हैं लगभग 19 द्वीप, ये आ जाते हैं निकोबार में। अंडमान में आ जाते हैं लगभग 228 और 19 द्वीप आ जाते हैं लगभग निकोबार में, निकोबार में। क्लियर है? एक बात फिर आती है, अभी क्वेश्चन फिर इससे बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये कुछ आंसर इस प्रकार से बनता है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रहेगा, अंडमान निकोबार जो है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। सही है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लगभग 247 द्वीप है, जिसमें 228 अंडमान में माने गए हैं और शेष जो है वो निकोबार माने गए। क्लियर है? सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप जो कि अभी ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही है? कौन? यहां पर अंडमान निकोबार। अभी हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये तो यहां पर स्थित है। तो यहां कौन सी खाड़ी दोस्तों? ये दरअसल खाड़ी नहीं, यहां आएगा अरब सागर। क्लियर है? बस यही अंतर याद रखना है। खाड़ी खाड़ी से आप मैच मत कर लेना कि बंगाल की खाड़ी तो पता चला यहां खंबात की खाड़ी भी आती है ना, तो नहीं, ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर। इसकी राजधानी होती है कवरत्ती, कवरत्ती, ठीक है, इसकी राजधानी कवरत्ती होती है। लगभग यहां पर 36 द्वीप है, 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीप पर ही आबादी है। आबादी कहां पर है? लगभग 10 द्वीप पर आबादी है। घनी आबादी में जो गिने जाते हैं वो माने जाते हैं 10 द्वीप। क्लियर है? तो अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, निकोबार जिसकी राजधानी कवरत्ती है। अंडमान की विशेषता मैं बता चुका हूं, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था, लेकिन अभी है जम्मू एंड कश्मीर। सही है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कितने हैं? 243 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप है। क्लियर है? तो ये हमारा अगला जो भौतिक स्वरूप था वो आज हमने डिस्कस किया हो दोस्तों। अभी हमारा 2 भाग और बचे हुए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट मेरी अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम इन्हें देखेंगे। एक प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार बहुत विस्तृत है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम में पूरा प्रयास रहेगा कि इन्हें मैं आपको यथासंभव जितना हो सकेगा और बेहतर अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। ठीक है? और शेष एक और बच्चे का वो हो जाता मरुस्थल। सही है? तो 2 पॉइंट जो रहते हैं भारत के भौतिक स्वरूप में, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। आने वाली जो मेरा अगला लेक्चर रहेगा दोस्तों, इसी तरह आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, और आपकी बार बार यही बताऊंगा कि आपकी सफलता में हम निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर नए कंटेंट को लेकर आए। साथ में कई सारी चीजों में सुधार किए गए जैसे कि कुछ समय में, तो वो भी हम आपको सही तरीके से पेश कर पाए। सही है ना? क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी त्रुटि ना हो पाए। जैसे कि आप पहले अगर याद करके बैठे हुए कि अंडमान निकोबार जो है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है। अगला पॉइंट होता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार।
द्वीपीय पठार। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा भूभाग माना जाता है। ये यहाँ से ये पूरा भाग जो है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार के अंदर में आता है। और जैसा कि हम देख चुके हैं ये वाला जो भाग होता है हमारा तट एवं तटीय प्रदेश होती है ना, तट एवं तटीय प्रदेश, और ये वाला पूरा भूभाग जो है ये प्रायद्वीपीय पठार होता है। ये पूरा पठारी भाग होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पठारों को आप पढ़ते हैं, आपके पेपर में कई बार प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैसा कि अगर अपन देखें मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार जो कि मध्य प्रदेश और यूपी में विस्तृत हुआ है, फैला हुआ है। पर अगर देखें हम बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश और यूपी में, एमपी और यूपी में है। ध्यान रखें आप, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, सही है ना। तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। फिर अगर देखते हैं हम मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा के पठार की अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है शिगार, मालवा का पठार, ये मध्य प्रदेश में है। और मालवा के पठार की अगर हम बात करें, ये इसकी जलवायु सबसे उत्तम जलवायु मानी जाती है पूरे भारत में। यहाँ से फिर प्रश्न आ चुका है कि सबसे अच्छी जलवायु मध्य प्रदेश के किस भाग की मानी जाती है, तो ये हो जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर होता है? मालवा के पठार में होता है, सही है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी है शिगार। तो देखते हैं अगर हम रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसकी अगर मैं आपको इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य देता हूं, रीवा पन्ना से जुड़ा हुआ, पहली बार व्हाइट टाइगर जो देखा गया है वो देखा गया है रीवा पन्ना के पठार में, जिसका नाम रखा गया है विंध्या। ध्यान रखें, पहला व्हाइट टाइगर जो देखा गया है मध्य प्रदेश में वो देखा गया रीवा पन्ना के पठार में, और साथ में इसका नाम क्या है? विंध्या। याद रखें, विंध्या ये टाइगर का नाम है। व्हाइट टाइगर जो पहली बार देखा गया था उसका नाम क्या था? विंध्या, सही है। फिर देखते हैं हम विंध्याचल का पठार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। विंध्याचल का पठार, ये भी आपके मध्य प्रदेश एग्जाम का ही महत्वपूर्ण भाग होता है। विंध्याचल का पठार जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ध्यान रखें, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग काम करने का कौन करता है? विंध्याचल का पठार करता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। साथ में सतपुड़ा की सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सतपुड़ा के पठार जो है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं इनमें महादेव पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ चोटी है, जो सतपुड़ा पठार श्रेणी में आता है, सही है। जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर। ये ऊंचाई भी पेपर पूछ चुका है, तो आप इसे विस्तृत रूप से याद रखें, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, ऊंचाई 1350 मीटर, महादेव पर्वत पर यह स्थित है। और महादेव पर्वत जो है भाग है सतपुड़ा के पठार का, सही है। मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल का पठार हम देखते हैं। मैकाल का पठार जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। फिर यहां से प्रश्न आ चुका है, मैकाल के पठार की विशेषता है, यहां पर है अमरकंटक। याद रखें,
दोस्तों अमरकंटक से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। याद रखें, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? अमरकंटक। सही है। तो ये सारे के सारे तो मध्य प्रदेश में ही है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के बाद से पथरीला भाग या फिर पठारी भाग स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में फैले हुए पठार थे, जो बहुत बार पेपर पूछ चुका है। तो देखते हैं इसके अलावा हम और भी कई अन्य पठार हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा चुके हैं। और प्रायद्वीपीय पठार क्योंकि हम अभी तक जो देख चुके हैं, सबसे बड़ा भूभाग है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, भारत के भौगोलिक स्वरूप का। सही है। तो यहां से प्रश्न बनना तो साधारण बात है, बिल्कुल यहां से प्रश्न आते ही हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है। अगला देखते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों ये है रांची में। कहां पर? रांची, झारखंड। रांची, झारखंड। इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भारत का रुर भी कहते हैं। भारत का रुर, रुर, भारत का रुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना गया है, या फिर कह सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में खनिज है, जिसके कारण इसे भारत का रुर माना गया है, रुर कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, भारत का रुर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को पठार को कहते हैं। ये कहां पर है? रांची है। सही है, रांची, झारखंड। पर अगर हम अगला देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो आता है महाराष्ट्र में, दक्कन ट्रैक कहलाता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। क्लियर है। फिर देखें हम धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक में। कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार ये आपके कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हुए हैं। धारवाड़ का पठार है। फिर देखते हैं अगला होता है अरावली। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और ये सबसे पुरानी चट्टानों द्वारा निर्मित है। अगर पेपर में आता है निम्न में से कौन सी चट्टानें या फिर पहाड़ी सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है, तो आप लगा देते हैं अरावली की पहाड़ियां। क्लियर है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो अरावली की पहाड़ियों पर है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू एक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रखें, ये एग्जाम में ढेरों बार आया हुआ है गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत है। ये एक हिल स्टेशन भी है, राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, जिसे राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। ये फिर इस तरीके से पूछा जा चुका है, किसे राजस्थान का शिमला कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं। यहाँ पर गुरु शिखर सबसे ऊंची यहाँ की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर। 1722 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सही है। फिर देखें दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जिन्हें ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। ये सब प्रश्न में आ चुका है। ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां हैं? ये होती हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में, है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है डोडाबेट्टा। डोडाबेट्टा, डोडाबेट्टा याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है डोडाबेट्टा। क्लियर है। फिर देखते हैं हम अगला, दक्षिण भारत में एक और पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां ये भी कहां है? दक्षिण भारत में ही। सही है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है अनैमुदी। अनैमुदी याद रखें,
ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, साथ में प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। अभी आप कंचनजंगा या K2 पर न जाएं, सही है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनैमुदी, जिसकी ऊंचाई होती है 2696 मीटर। याद रखें 2696 मीटर ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अनैमुदी ये कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। क्लियर रहेगा, याद रखें आप, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो वहां पर हम देख चुके हैं K2 या कंचनजंगा के बारे में। वो क्या था? वो था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ये हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनैमुदी, 2696 मीटर ऊंची है और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। सही है, तो ये होता है। इसमें एक और हम जोड़ सकते हैं, एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेघालय या शिलांग का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार, याद रखें ये है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। यहां भी पर्वतीय पठारी भाग है मेघालय में भी, है ना। तो ये हमारा एक अगला पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। बड़े बड़े पठारों से निर्मित है, सबसे बड़ा भूभाग होता है भौतिक स्वरूप का। और भौतिक स्वरूप का अगला और अंतिम जो भाग होता है वो होता है मरुस्थल। कौन सा दोस्तों? मरुस्थल। तो देखते हैं मरुस्थल भारत में कहां पर है। मरुस्थल, छठवां भाग जो है हमारा मरुस्थल। अगर हम देखते हैं राजस्थान का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह का पूरा एक पोर्शन, पूरा एक साइड आता है, बड़ी भूमि क्षेत्र होती है जहां पर टोटल रेत ही रेत होती है। सही है ना। तो ये भारत का जो रेगिस्तान या मरुस्थल है, इसका नाम है थार। याद रखें, थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। कौन सा? गोबी, है ना। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो फिलहाल हम भारत को देख रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। तो दोस्तों हमने भारत के भौतिक स्वरूप को पूर्ण रूप से आज खत्म किया हुआ है, जिसमें हमने भौतिक भागों में भारत को 6 भागों में बांटा हुआ था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, फिर हमने देखा तट एवं तटीय प्रदेश, फिर देखे हमने द्वीप एवं द्वीप समूह, फिर देखा प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थल। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमने एक पूरा प्रयास करते हुए आपको ये एक वीडियो जो बनाई हुई है उसमें पूरा प्रयास किया गया है कि आपके एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न यहां से आपको बन पाए। और निश्चित रूप से यहां से कुछ भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, अगर आप इस वीडियो को ढंग से सही तरीके से देखते हैं और याद करने का पूरी तौर से प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के लिए। और इसी तरह हम, जब आप और हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर सफलता की 100% गारंटी, इसमें कोई संभावना नहीं बनती कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।